नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है। यह एक मुस्लिम साम्राज्य था। मैप में आप देख लीजिए, मुख्य तौर पर आपका महाराष्ट्र वाला इलाका जो है, और कर्नाटक वाला कुछ इलाका, और तेलंगाना का कुछ इलाका मध्य प्रदेश का, और कुछ छत्तीसगढ़ का, इस क्षेत्र में पूरा बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था। इस मैप में आप जो देख रहे हैं ना क्षेत्र, ये बहमनियों के द्वारा अधिकतम क्षेत्र जो बढ़ाया गया था, जो बसाया गया था, वो दिखाया गया है। अर्थात बहमनी साम्राज्य के द्वारा जीता गया जो अधिकतम क्षेत्र है, वो इस मैप में मैंने आपको दिखा दिया है। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है 1347 ईस्वी में हुई थी, और 1527 तक इन्होंने राज किया। कुल 180 वर्षों तक इन्होंने रूल किया था, और कुल 18 शासक आए थे। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, और यह स्थापना किसके द्वारा होती है? यह स्थापना हसन गंगू के द्वारा होती है, या कहा जाए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। और इस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। दिल्ली के सुल्तान 1325 में ये बने थे, और 1351 तक ये सुल्तान रहे थे। इन्हीं के टाइम पीरियड पर विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी, और बहमनी साम्राज्य जो आप देख रहे हैं ये भी स्थापना हुई थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे। दिल्ली के अंदर दिल्ली सुल्तानों में जो लिस्ट है टोटल सुल्तानों की, उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो सुल्तान थे ना, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये याद आप रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठे तो इनका जो साम्राज्य था वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। दिल्ली सल्तनत में जो अधिकतम क्षेत्र तक साम्राज्य फैलाया गया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फैल गया था पूरा क्षेत्र। लेकिन 1325 के बाद इनका पतन भी होना शुरू हो गया था। 1335 के बाद इनके साम्राज्य का पतन भी होना शुरू हो गया था। 1335 के बाद विद्रोह होना शुरू हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर। कुल 27 विद्रोह तो दक्षिण भारत में ही हुए थे। कुल 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। तो उन्हीं का नतीजा है कि बहमनी साम्राज्य एक स्वतंत्र शासन उभर कर आता है, साम्राज्य उभर कर आता है। और इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहमनी साम्राज्य के दक्षिण भाग में था, ये एक हिंदू साम्राज्य था, और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर ही स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। याद हो जाएगा ना आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस साम्राज्य ने कुल 180 वर्षों तक राज किया है, 1347 से 1527 ईस्वी तक, और टोटल शासक आएंगे 18। आगे चलकर जब बहमनी साम्राज्य का अंतिम दौर आएगा तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट जाएगा। कुल 5 भागों में बट जाएगा। अहमदनगर, और दूसरा आपका बीजापुर, और तीसरा आपका बरार, और चौथा बीदर, और 5वां गोलकुंडा। तो इन भागों में बट जाएगा अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। तो ये दक्कन सुल्तान कहलाएंगे। तो वो आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे बटा, कि किस प्रकार से बटा, और इनकी स्थापना किसके द्वारा हुई, वो सब पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि जो बहमनी साम्राज्य था, ये बहमनी जो साम्राज्य है, इसकी स्थापना हुई कैसे। प्रारंभिक इतिहास में आपको बता दूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। इनका जो प्रारंभिक इतिहास है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण भारत में बार बार विद्रोह हो रहे थे। तो दक्षिणी वाले हिस्से में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग पॉलिसी अपनाई।
तो वो पॉलिसी ये थी कि उसने अमीरान सदा का गठन किया। क्या गठन किया? अमीरान सदा का गठन किया। अमीरान सदा कुछ सैनिक सरदारों का समूह हुआ करता था, जो कुशल सैनिक हुआ करते थे और ऊंचे वर्ग के जो सैनिक थे, उच्च पदों पर बैठे हुए सैनिक थे, उन्हीं का एक ग्रुप हुआ करता था। इन्हें अमीरान सदा कहा जाता था। और दक्षिणी वाले इलाके को, दक्षिण भारत के इलाके को जो भी मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में था, उनके जो है लगभग 100 गांव या 100 से अधिक गांव का एक ग्रुप बनाया और उन ग्रुप को, उन क्षेत्र को संभालने के लिए इन्हीं अमीरान सदा को दे दिया। अमीरान सदा को कौन सा क्षेत्र संभालने के लिए दिया? दक्षिण भारत में लगभग 100 गांव का एक ग्रुप बनाया और एक एक ग्रुप को, एक एक अमीरान सदा को संभालने के लिए दे दिया। और इन अमीरान सदा को अधिकार दिया गया कि वहाँ जाकर ये टैक्स वसूल तक सकते हैं। जो भी क्षेत्र इनको संभालने के लिए दिया गया, उन क्षेत्र से ये टैक्स वसूलेंगे, वहाँ पर प्रशासन चलाएंगे, वहाँ पर ये प्रशासन चलाएंगे और वहाँ पर अपनी सेना भी रख सकते हैं, सेना भी रखेंगे। तो कहने का भाव ये है कि 100 गांव या 100 से अधिक गांव का एक क्षेत्र बनाया, उस क्षेत्र को संभालने के लिए अमीरान सदा को दे दिया। अमीरान सदा वहाँ पे टैक्स वसूलेगा, वहाँ पे प्रशासन करेगा, वहाँ अपनी सेना रखेगा। कहने का भाव ये है कि ये 100 गांव का जो क्षेत्र है, ये अमीरान सदा की जिम्मेदारी है। तो कोई भी रिस्क या कोई भी टेंशन अब मोहम्मद बिन तुगलक को इससे नहीं होगी। हालांकि मूल रूप से अमीरान सदा मोहम्मद बिन तुगलक के ही अधीन होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के ही अधीन होंगे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर अमीरान सदा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर जो गुजरात वाला इलाका है ना, तो गुजरात वाले इलाके में विद्रोह हुआ अमीरान सदा का। इन्हीं से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के दौलताबाद के जो अमीरान सदा थे, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और जो दौलताबाद वाले क्षेत्र के अमीरान सदा थे, इन्होंने अपना एक नेता चुन लिया, इस्माइल मख को अपना नेता चुन लिया। किसे अपना नेता चुन लिया? इस्माइल मख को अपना नेता चुन लिया या शासक चुन लिया, और इसे अपना शासक चुनकर इसको रूल करने के लिए अधिकार दे दिया। और इस्माइल मख को एक उपाधि दी थी उन्होंने, नसरुद्दीन शाह को, नसरुद्दीन शाह की। तो इस्माइल मख को नसरुद्दीन शाह की उपाधि दी थी। लेकिन इस्माइल मख जो था, एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था, इससे खुश नहीं थे अमीरान सदा के लोग। और ऊपर से इस्माइल मख ने अपनी इच्छा से ही अपना पद त्याग दिया, और वो पद किसको दे दिया? हसन गंगू को दे दिया, हसन गंगू को दे दिया। और हसन गंगू ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने ही बहमनी साम्राज्य की नींव रखी, ये याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य शुरू होता है। गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया था। हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, और उसका नाम उसने एहसानाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? एहसानाबाद कर दिया था। तो ये प्रारंभिक इतिहास है। होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो गया होगा कि किस प्रकार से इस वंश की स्थापना हुई। अब देखिए, हसन गंगू, पीछे गंगू, ये तो मुस्लिम शासक है, पीछे गंगू नाम लिखा आ रहा था। गंगू क्यों है नाम इसका? तो फरिश्ता जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है, फरिश्ता ने कहा है कि हसन गंगू जो था ना, पहले किसी ब्राह्मण के यहाँ नौकरी किया करता था, और उस ब्राह्मण का नाम गंगू था। तो जब ये शासक बना, तो इसने हसन गंगू अपना नाम इसलिए गंगू कहलवाया ताकि ये उस ब्राह्मण के प्रति अपनी वफादारी या अपना प्यार, जो भी आप कहें, सम्मान, वो दिखा सके, इसलिए इसने अपना नाम हसन गंगू रखा। ये फरिश्ता का कहना है बच्चों, ये फरिश्ता का कहना है। हसन गंगू जब ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करता था, उसके बाद वो जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी भी कमांडर में, उनकी भी सेना में एक कमांडर हुआ करता था। दक्षिण भारत में इसकी नियुक्ति हुई थी। तो ये इसका प्रारंभिक इतिहास है।
अब बहमनी साम्राज्य के जो जितने भी शासक हैं गद्दी पर बैठे हैं उनके बारे में, सभी के बारे में डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हसन गंगू की हम बात करेंगे। हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा। 1347 से 1358 तक इसने राज किया। इसका मूल नाम अगर मैं बताऊं आपको, इसका मूल नाम तो जफ़र खां था, ये भी याद रख लीजिए। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का मूल नाम क्या था? जफ़र खां था। और इसका अन्य नाम जिसके चलते ये ज़्यादा प्रचलित है, हसन गंगू। और गद्दी पर बैठने के बाद इसका क्या नाम है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ये बहमनी साम्राज्य इसलिए कहलाता है क्योंकि ये अपने आप को ईरान के जो बहमनी वंश थे, बहमनी शासक थे, उनको अपना वंशज बताता है ये, या ये अपने आप को उनका वंशज या उनकी फैमिली का बताता है, इसलिए इस वंश को, इस साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा गया है। इसके नाम में भी बहमन है, देख लीजिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1347 से 1358 तक इसका राज रहता है। इसने उपाधि ग्रहण की थी अमीर उल उमरा की। राजधानी इसने गुलबर्गा को बनाया, एहसानाबाद जिसे इसका नाम रख दिया। गुलबर्गा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये आपका गुलबर्गा है, ये आपका गुलबर्गा है कर्नाटक में, ठीक है। उसके ऊपर ये बीदर है, ये बीदर है, याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका वारंगल था। वारंगल साम्राज्य, जो वारंगल क्षेत्र है, यहाँ पर एक वंश हुआ करता था, काकतीय वंश, जहाँ के अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी हत्या करके वारंगल साम्राज्य को दिल्ली के अधीन मिला लिया था। इतना तो आपको पता ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ वर्षों के बाद वारंगल फिर से स्वतंत्र हो गया और वहाँ पे नायक वंश आ गए थे। नायक वंश के वहाँ पर शासक आ गए थे। हालांकि 40-50 वर्षों तक ही उन्होंने रूल किया। उस वंश में एक महत्वपूर्ण शासक थे कायप नायक। तो वारंगल शासक उस समय कायप नायक थे। इनको हराने के बाद इनसे कोलास का किला छीन लिया गया। ये कोलास का किला, ये मैप में आप देख रहे हैं, कोलास जो तेलंगाना, आज के तेलंगाना में ही क्षेत्र पड़ता है। तो कोलास का किला छीन लिया गया था वारंगल शासक कायप नायक से। वारंगल शासक कायप नायक से कोलास का किला छीन लिया गया था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में अच्छे से कि कोलास का किला के खंडहर जो आज अभी भी उपलब्ध हैं, ये देख लीजिए। ये जो आपका ना कोलास के किला के खंडहर हैं, ये तेलंगाना में, तेलंगाना जो राज्य है उसी राज्य में ये कोलास का किला उपस्थित है, ठीक है। और 4 भागों में अपने साम्राज्य को इसने 4 भागों में बांट दिया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को चलाने की सुविधा से 4 प्रांतों में बांट दिया और चारों जगह एक एक सूबेदार को नियुक्त कर दिया। पहला गुलबर्गा, ये आपका गुलबर्गा है। और दूसरा दौलताबाद, महाराष्ट्र में दौलताबाद है। बरार, महाराष्ट्र में ही बरार पड़ता है। और बीदर, गुलबर्गा के जस्ट ऊपर ये बीदर है, कर्नाटक में ही पड़ता है बीदर। बीदर और गुलबर्गा कर्नाटक में है, बरार और दौलताबाद महाराष्ट्र में है। तो 4 भागों में इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया संभालने की दृष्टि से, ताकि अच्छे से संभाल पाए। इसने दाबुल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे ये बंदरगाह है, हालांकि बंदरगाह है तो समुद्र के किनारे ही होगा। तो दाबुल बंदरगाह पर इसने अधिकार कर लिया था। और इसी के आगे चलकर जो शासक आएगा, फिरोज ने दाबुल बंदरगाह को बहुत डेवलप किया और विदेशों से भी यहाँ व्यापार होने लग गया था। तो दाबुल बंदरगाह बहमनी वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो था, ये धर्मनिरपेक्ष शासक था, ऐसा बताया जाता है। कारण पूछा जाता है उनसे तो क्यों, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के हिंदुओं से जजिया कर ये नहीं लिया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत का पहला मुस्लिम शासक है ये, जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। जजिया कर आप जानते ही हैं किससे लिया जाता था? हिंदू लोगों से लिया जाता था, या कहा जाए गैर मुस्लिम लोग जो हुआ करते थे, मुख्य रूप से तो हिंदू ही थे, तो उनसे जजिया कर वसूला जाता था। जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने अरब आक्रमण पढ़ाया था।
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर की शुरुआत की गई थी। हालांकि ये जो शुरुआत है भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में, सिंध प्रांत में ये शुरुआत की गई थी, जब वहाँ पर अरबों ने आक्रमण किया था। अरब का रहने वाला था, इसने आक्रमण किया था। तो दक्षिण भारत में हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इसी से मिलता जुलता एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका जो चचेरा भाई जब गद्दी पर बैठा, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान बना जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। इससे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन ऐसा करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। ऐसा सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया? वो फिरोज शाह तुगलक था, याद रख लीजिए। अब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद मोहम्मद शाह प्रथम आता है। ये मोहम्मद शाह प्रथम किसका बेटा था? हसन गंगू का बेटा था। हसन गंगू का बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। तो मोहम्मद शाह गद्दी पर 1358 में बैठा और 1375 तक इसने राज किया। हसन गंगू का ये पुत्र था। जब ये गद्दी पर बैठा तो कायप शासक ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, मोहम्मद शाह प्रथम से अपनी कोलास का किला वापस ले लिया जाए। और इसी चक्कर में कायप नायक ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा कायप नायक को। कायप नायक को नुकसान क्या झेलना पड़ा कि कायप नायक की हार हो जाती है और कायप नायक को समझौता करना पड़ता है। उस समझौते के चलते गोलकुंडा का भी किला देना पड़ता है। गोलकुंडा के किले के साथ साथ सोना चांदी जेवर ये सब देना पड़ता है मोहम्मद शाह प्रथम को। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ जिसे तख्त ए फिरोज कहा गया है, तख्त ए फिरोज या कहा जाए रत्न जड़ित सिंहासन, एक ऐसा सिंहासन था जिस पे रत्न ही जड़े हुए थे, रत्न जड़े हुए थे। बहुत ही महंगा और बहुत ही बहुमूल्य सिंहासन था जिस पे शासक बैठा करता था, जिसे तख्त ए फिरोज कहा गया है। ये मोहम्मद शाह प्रथम को देना पड़ा था। कायप नायक ने मोहम्मद शाह प्रथम को ये दिया। और मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये मैंने आपको जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था तब भी कहा गया था। तो जो हरिहर थे, हरिहर के जो भाई थे बुक्का और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध, ये जो नदी है आपकी कृष्ण नदी और आपका ये तुंगभद्रा नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये दोआब वाला जो क्षेत्र है, रायचूर दोआब कहलाता था। यहाँ पर एक किला था, मुदगल का किला। कौन सा किला? मुदगल का किला। मुदगल के किले के पास युद्ध होता है मोहम्मद शाह प्रथम और विजय साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम के बीच में। हालांकि इस युद्ध का कोई निर्णय तो नहीं निकल पाया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। तो भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन में अगर मोहम्मद शाह प्रथम आएगा तो आप लगा दीजिएगा बेझिझक। लेकिन देखा गया है कि जितनी बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन में मोहम्मद शाह नहीं आता है, ऑप्शन में बाबर का नाम आता है। आगे चलकर 1526 का जो पानीपत का पहला युद्ध होगा और 1519 में भी कई युद्ध लड़े थे बाबर ने, तो उनमें उसने भारत में तोपों का इस्तेमाल, बारूद का इस्तेमाल किया था, बड़े पैमाने पर किया था, ये याद रखिए। तो इसी कारण से जब प्रश्न पूछा जाता है तो मोहम्मद शाह प्रथम ऑप्शन में बहुत ही कम केस में आता है। अगर याद रखिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली बार बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, अगर बाबर भी ऑप्शन में हो, मोहम्मद शाह प्रथम भी ऑप्शन में हो, तो आप मोहम्मद शाह प्रथम लगाएंगे, बाबर को नहीं लगाएंगे। लेकिन जितने भी प्रश्न आप देखेंगे तो वो बाबर ही ऑप्शन में आया है, मोहम्मद शाह प्रथम ऑप्शन में आया ही नहीं है, तो कैसे लगाएंगे आप? ठीक है, ये समझ लीजिए। तो इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम का बेटा मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठता है। 3 वर्षों तक गद्दी पर ये बैठा था और तीनों वर्ष इसका विजयनगर साम्राज्य से
लड़ाई झगड़ा चला रहता है, हालांकि उन युद्धों का कोई निर्णय नहीं निकला, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुजाहिद शाह के बारे में ना भी पढ़ें, लेकिन कहानी को सीरियल वाइज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। तो मुजाहिद शाह मोहम्मद शाह का बेटा था। मुजाहिद शाह कौन था? मोहम्मद शाह का बेटा था। 3 वर्ष इसने राज किया और तीनों वर्ष विजयनगर से ये लड़ता रहा। 1378 ईस्वी में इसी के चाचा दाऊद खान ने इसकी हत्या कर दी थी। दाऊद खान ने सोचा इसकी हत्या करके मैं शासक बन जाऊंगा, लेकिन उसका सपना ये पूरा नहीं हो पाया। 1 ही महीने के बाद दाऊद खान की भी हत्या कर दी गई। तो इसके बाद मुजाहिद शाह के बाद जो है एक शासक बनता है मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय के बारे में क्या बताएं दोस्त, ये बहुत ही सभ्य शासक था। जो आपका बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य में सबसे सभ्य, सबसे सरल, सबसे शांति प्रिय शासक अगर कोई है तो वो मोहम्मद शाह द्वितीय था। 1378 से 1397 तक इसका राज रहता है। ये खुद तो विद्वान था दोस्तों, इसने अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को भी जगह दी थी। कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में रखा था या उनको संरक्षण प्रदान किया था। तो विद्वान होने के कारण, सरल स्वभाव, शांति प्रिय स्वभाव होने के कारण इसे अरस्तु भी कहा जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए अरस्तु कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। जो सिकंदर विश्व विजेता कहलाता है, या विश्व विजेता, विश्व को जीतने का सपना अपनी आंखों में लिए उसने पूरे विश्व पर जो है हमला करने का सोचा था, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया। तो वही सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ये एक यूनानी विद्वान थे, या कहा जाए यूनानी दार्शनिक थे। तो इन्हीं से तुलना करके मोहम्मद शाह द्वितीय को भी अरस्तु कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक है जिसे अरस्तु कहा जाता है? मोहम्मद शाह द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 1378 से 1397 तक रहता है। याद कर लीजिए। मोहम्मद शाह द्वितीय ने एक फ़ारसी कवि थे, उस समय के, उस ज़माने के बहुत बड़े कवि थे, हाफिज। एक फ़ारसी कवि थे हाफिज, इनको भी निमंत्रण दिया था अपने दरबार में, लेकिन कुछ कारणोंवश हाफिज नहीं आ पाए थे मोहम्मद शाह द्वितीय के दरबार में, नहीं आ पाए थे। इसके बाद शासक बनता है ग्यासुद्दीन। इसके बाद शासक कौन बनता है? ग्यासुद्दीन। 1397 ईस्वी में कुछ महीनों का ये शासक बनता है, लेकिन जल्दी ही इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। तो ग्यासुद्दीन के बाद एक शासक बनता है जिसे ताजुद्दीन फिरोज शाह के नाम से जाना गया है। सबसे महत्वपूर्ण शासक बहमनी साम्राज्य का यही है। कौन है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। जैसे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक तुल्लु वंश के शासक कृष्ण देव राय हैं, वैसे ही बहमनी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह हैं। 1397 से 1422 तक ये गद्दी पर बैठे थे। सबसे ज़्यादा विद्वान, सर्वाधिक विद्वान जो शासक थे वो फिरोज शाह थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो विदेशी थे, एशिया के जो सिया धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको इसने भारत में आने की इजाज़त दी थी। भारत में आने की जब इजाज़त दी, अर्थात जहाँ पर ये रूल करते थे गुलबर्गा में, तो उन्हीं क्षेत्रों में बसने की इजाज़त दे दी थी इन्होंने। इसके कारण होता ये है कि जो अमीराने सदा जो वर्ग था, ये 2 दलों में बट जाता है। एक तो अफाकिया कहलाते हैं। ये कौन थे? ये वही हैं सिया लोग जिन्हें परमिशन दी गई है फिरोज शाह के द्वारा जिन्हें परमिशन दी गई है भारत में बसने की, वो अफाकिया कहलाए। और जो मूल रूप से यहीं के थे, जो लोकल लोग थे, वो दक्कनी कहलाए। ये अफाकी कहलाए और ये दक्कनी कहलाए। तो अमीराने सदा 2 भागों में बट गया। एक तो सपोर्ट करते थे अफाकियों को जो कि सिया थे, और एक दक्कनियों को जो सुन्नी हुआ करते थे। और ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इसने जो हिंदू विद्वान थे उनको भी प्रशासन में रखा और ऊंचे पदों पर रखा। ऐसा करने वाला ये पहला शासक बनता है।
और ताजुद्दीन फिरोज शाह के टाइम पीरियड पर 3 युद्ध लड़े गए थे विजयनगर से। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला युद्ध हरिहर द्वितीय के द्वारा लड़ा गया था। हरिहर द्वितीय और ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा बीच में लड़ा गया। तो ये रायचूर पर अधिकार करने की दृष्टि से लड़ा गया था। तो फिरोज शाह की इसमें जीत हो जाती है, तो रायचूर दोआब को अपने अधिकार में ले लिया जाता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, आपकी कृष्णा नदी है और तुंगभद्रा नदी है। तो ये वाला इलाका कौन सा है आपका? रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा, हरिहर द्वितीय को हराने के बाद। और इसके अलावा 2 युद्ध देवराय प्रथम के साथ लड़े गए थे। देवराय प्रथम के साथ ताजुद्दीन फिरोज शाह का पहला युद्ध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की एक बेटी थी बहुत ही सुंदर, जिसको देखने के बाद देवराय प्रथम ने अपना दिल दे दिया था। उसी से शादी करने की दृष्टि से ये अपना उसका हाथ मांगने के लिए गए थे, लेकिन उस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। तो देवराय द्वितीय को गुस्सा आया था, तो इन्होंने रायचूर दोआब पर हमला कर दिया था। कई सारे लोगों को मार दिया था, लूटपाट की थी। तो ये जब बात फिरोज शाह को पता लगती है, तो फिरोज शाह विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देते हैं और देवराय प्रथम को हराते हैं। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि सोनार की बेटी के चलते ये युद्ध लड़ा गया था। तो सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में देवराय प्रथम की हार हो जाती है और देवराय प्रथम और फिरोज शाह के बीच में संधि होती है, और देवराय प्रथम को अपनी बेटी का विवाह ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ करना पड़ता है और दहेज में बांकापुर देना पड़ता है। कर्नाटक में जगह पड़ती है बांकापुर, ये विजयनगर साम्राज्य का ही हिस्सा था। तो बांकापुर दहेज में देना पड़ता है ताजुद्दीन फिरोज शाह को, क्योंकि देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह ताजुद्दीन फिरोज शाह से किया था। लेकिन उसके बाद लगभग 1420 ईस्वी के आसपास देवराय प्रथम ने दोबारा से फिरोज शाह पर उल्टा हमला कर दिया। ये संधि तोड़ दी, फिरोज शाह पर हमला किया और फिरोज शाह को हरा दिया था। तीसरे युद्ध में फिरोज शाह की हार हो जाती है, याद रखिए। और ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि इसने भी एक नगर बसाया था, कर्नाटक में पड़ता है फिरोजाबाद। भीमा नदी के किनारे इसने एक नगर बसाया था फिरोजाबाद। भीमा नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। तो भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह के द्वारा। ये फिरोजाबाद कर्नाटक में पड़ता है। एक और फिरोजाबाद है, वो यूपी में पड़ता है। उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। वो यूपी का फिरोजाबाद है और ये दक्षिण भारत में फिरोजाबाद, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। इसने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने की दृष्टि से एक दौलताबाद में नक्षत्रशाला को खुलवाया था। उस नक्षत्रशाला को जंतर मंतर भी कहा जाता है। तो फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए नक्षत्रशाला बनवाई थी और इसी नक्षत्रशाला को जंतर मंतर कहा जाता है। ये कहाँ बनवाई थी? महाराष्ट्र के दौलताबाद में बनवाई थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो दोबाल बंदरगाह थी, जो कि हसन गंगू के द्वारा जीती गई थी, उसी दोबाल बंदरगाह और वहीं पे महाराष्ट्र में ही चोल बंदरगाह है, इनको बहुत अधिक डेवलप किया। विदेशियों से भी यहाँ व्यापार होने लग गए फिरोज शाह के टाइम पीरियड पर। तो चोल और दोबाल बंदरगाह को बहुत ज़्यादा डेवलप किया फिरोज शाह ने। लेकिन फिरोज शाह के समय में एक ऐसी घटना है जो इसे नीचे दिखाती है, या इसके जो व्यवहार है इसका, उसको उस पर धब्बा डालती है। वो क्या था कि उस समय के बहुत बड़े सूफी संत थे गेसुद राज। बहुत बड़े सूफी संत कौन थे? गेसुद राज। तो गेसुद राज के साथ अच्छे संबंध नहीं थे फिरोज शाह के। गेसुद राज की अगर बात करें, गेसुद राज ने एक रचना लिखी है, पहली उर्दू इनकी रचना है मिरात उल आशिकी। मिरात उल आशिकी उर्दू भाषा में पहली एक तरीके से कहा जाए रचना है। ये रचना किसके द्वारा की गई है? गेसुद राज के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? गेसुद राज के द्वारा की गई। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठे? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम।
1422 से लेकर 1446 तक ये गद्दी पर बैठे। इनका अन्य नाम क्या है? अहमद शाह वली भी इनका नाम है और संत वली के नाम से भी ये जानते थे। क्यों? क्योंकि इनके बहुत अच्छे संबंध थे गेसुदराज के साथ और गेसुदराज के ये शिष्य हुआ करते थे। गेसुदराज जो सूफी संत थे उनके शिष्य थे ये शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, उनके शिष्य थे, याद रखिएगा। जबकि फिरोज शाह के अच्छे संबंध गेसुदराज से नहीं थे, लेकिन शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के अच्छे संबंध थे गेसुदराज के साथ। इसी कारण से इन्हें संत वली कहा जाता है या अहमद शाह वली कहा जाता है। अब ये वही शासक हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर बदल दिया। गुलबर्गा से अपनी राजधानी को बीदर करने वाले जो शासक हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम हैं और इन्होंने बीदर को अलग नाम दिया मोहम्मदाबाद। गुलबर्गा को एहसानाबाद नाम दिया गया था हसन गंगू के द्वारा और वहीं बीदर को एक नया नाम दिया गया मोहम्मदाबाद। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा। और ये एक मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य के वो अंतिम शासक बताइए जिनकी राजधानी गुलबर्गा रही हो। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान प्रश्न है। तो वो कौन थे बताइए? तो वो फिरोज शाह थे। गुलबर्गा को राजधानी मानकर शासन करने वाले आखिरी शासक जो हैं बहमनी साम्राज्य के, वो फिरोज शाह थे, क्योंकि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर कर दिया। और इन्होंने 1429 ईस्वी में मालवा के शासक, यहाँ पर मालवा साम्राज्य था, मालवा के शासक हुशंग शाह को हराया था। मालवा के शासक हुशंग शाह को हराया था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय आते हैं। 1446 से लेकर 1458 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। अहमद प्रथम के ये पुत्र थे। इससे पहले के जो शासक हैं ना, उनके पुत्र थे। महमूद गवां का जो उल्लेख है सबसे पहले इन्हीं के टाइम पीरियड पर आता है। महमूद गवां बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। महमूद गवां बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ये आया था व्यापार करने की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर बहमनी शासकों का प्रधानमंत्री बन जाता है और बहमनी साम्राज्य को सबसे अधिक क्षेत्रफल में बढ़ाने का काम महमूद गवां के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, याद रखिए। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के टाइम पीरियड पर महमूद गवां का सबसे पहले उल्लेख आता है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और उस समय जो देवराय द्वितीय हैं, इनके साथ रायचूर दोआब के पास मुदकल के किले पर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ा गया था और इस मुदकल के किले पर अधिकार किसने कर लिया था? देवराय द्वितीय ने। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को हराकर देवराय द्वितीय, विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। देवराय द्वितीय में आपको बताऊं सबसे महान शासक हैं और जो पहला वंश था संगम वंश, संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय हैं। विजयनगर में 4 वंश थे ना, तो पहला वंश संगम वंश था। संगम वंश के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान शासक देवराय द्वितीय हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पर इन्होंने अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय से युद्ध लड़ा और दोआब वाला जो क्षेत्र था और मुदगल के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में देवराय द्वितीय को हरा दिया था अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने और दोनों के बीच में समझौता हुआ और तुंगभद्रा जो नदी थी, कृष्णा नदी की, यहाँ पर आपकी जो कृष्णा नदी है, इसी की जो सहायक नदी है, ये तुंगभद्रा नदी को बाउंड्री मान लिया गया था कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण की ओर बहमनी रहेंगे और तुंगभद्रा नदी के उत्तर की ओर जो है विजयनगर साम्राज्य रहेगा। तो तुंगभद्रा नदी को कोई भी पार नहीं करेगा, ये समझौता हुआ था। किसके बीच में? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के बीच में और देवराय द्वितीय के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने सार्वजनिक शिक्षालय खोले थे और सार्वजनिक चिकित्सालय भी खोले थे। जो कॉलेज और हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल है, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने खोले थे। ठीक है,
याद हो जाएगा इतनी बातें आपको, ये सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के बाद हुमायूं आता है गद्दी पर। हुमायूं को उपाधि मिली है दो, सबसे महत्वपूर्ण, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हुमायूं का टाइम पीरियड 1458 से लेकर 1461 ईस्वी तक रहता है। इसकी उपाधि है जालिम, क्योंकि क्रूरता की सारी हदें इसने पार कर दी थी, बहुत ही क्रूर शासक था ये, तो इसी कारण इसको उपाधि मिली है जालिम की। और बहुत ही आलसी टाइप का था, तो इसलिए दक्कन का नीरो कहा जाता है हुमायूं को। दक्कन का नीरो कहा जाता है, नीरो, हीरो नहीं, नीरो कहा जाता है। ठीक है, और ये अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का पुत्र था। इसके टाइम पीरियड पर इसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था महमूद गवां को। महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, बहुत महत्वपूर्ण शख्स है महमूद गवां। और हुमायूं ने एक प्रशासनिक परिषद की गठन की थी, और इस प्रशासनिक परिषद में खुद तो था ही वो, इसके अलावा महमूद गवां था, और ख्वाजाए जहां तुर्क था, और एक राजमाता मखदूम जहां नरगिस बेगम थी। तो हुमायूं के द्वारा इस प्रशासनिक परिषद की गठन की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। और हुमायूं के बाद इसका एक नाबालिग बेटा निजाम शाह गद्दी पर बैठता है। इसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, इसी कारण से इसको जो शासन है वो प्रशासनिक परिषद चला रही थी। इस निजाम शाह के टाइम पीरियड पर जो प्रशासन है वो प्रशासनिक परिषद चला रही थी, जो कि हुमायूं के द्वारा गठित की गई थी। 1461 से 1463 तक निजाम शाह का रूल रहता है। और निजाम शाह के बाद आता है मोहम्मद शाह तृतीय। 1463 से 1482 तक ये रूल करता है। बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम प्रमुख शासक आपसे पूछा जाए मोहम्मद शाह तृतीय था, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आएंगे वो कठपुतली बने रहेंगे, पूरी तरीके स्वतंत्र नहीं रहेंगे, कठपुतली ही रहेंगे। तो बहमनी वंश का सबसे अंतिम प्रमुख शासक कौन है? महमूद शाह तृतीय है। 1463 से 1482 तक गद्दी पर रहता है। इसके टाइम पीरियड पर भी प्रधानमंत्री महमूद गवां था। महमूद गवां ने अपने साम्राज्य को, या कहा जाए बहमनी साम्राज्य को, बहुत तेज़ी से बढ़ाया। इसने 1472 में गोवा पर अधिकार कर लिया था, 1473 में बेलगाम पर अधिकार कर लिया था। और मैं अगर आपको बताऊं मोहम्मद गवां के बारे में, तो बहमनी साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किसके द्वारा किया गया? महमूद गवां के द्वारा ही किया गया। महमूद गवां ने प्रांतों को 8 भागों में बांट दिया गया था। पहले 4 प्रांत हुआ करते थे ना, इसने 8 भागों में बांट दिया था। बरार जो आपका था उसमें आपका गाविल और माहुर था। और गुलबर्गा जो क्षेत्र था इसे 2 भागों में बांट दिया था, बीजापुर और गुलबर्गा। दौलताबाद को 2 भागों में बांट दिया था, दौलताबाद और जुन्नार। तेलंगाना जो बीदर वाला क्षेत्र था ना, अब आगे चलकर ये तेलंगाना इसको बना दिया गया था। बीदर वाला क्षेत्र और तेलंगाना वाला क्षेत्र मिलाकर एक बना दिया गया था तेलंगाना। तो तेलंगाना वाले क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया इसने, राजमुंद्री और वारंगल। तो ये काम किया गया था महमूद गवां के द्वारा। पूरा बहमनी राज्य को इसने 8 भागों में बांट दिया, और सुविधा की दृष्टि से, ताकि आसानी से उस पर रूल किया जा सके। इसने 2 ग्रंथ खुद लिखे हैं महमूद गवां ने। सैजत उल इंशा, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महमूद गवां के द्वारा। दीवाने अख्त, ये भी महमूद गवां के द्वारा लिखा गया है। और बीदर में इसने एक महाविद्यालय भी बनवाया था। किसने? महमूद गवां ने। और महमूद शाह तृतीय के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके टाइम पीरियड पर एक रूसी यात्री था, ये व्यापार की दृष्टि से आया था, निकितिन। ये बीदर आया था 1470 में मोहम्मद शाह तृतीय के टाइम पीरियड पर। इसके बाद सुल्तान बनता है या शासक बनता है शहाबुद्दीन महमूद शाह। 1482 से 1518 तक गद्दी पर रहता है। ये मोहम्मद तृतीय का पुत्र था। ये अल्पवयस्क था दोस्तों, ये शुरुआत में अल्पवयस्क था, तो इसी कारण से इसका जो प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क था। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री कौन था? निजामुल मुल्क। ये निजामुल मुल्क को
शहाबुद्दीन महमूद शाह का संरक्षक बनाया था। हालांकि 4 वर्षों तक ये संरक्षक रहा था। उसके बाद शहाबुद्दीन महमूद शाह ने इसकी हत्या करवा दी थी और एक नया प्रधानमंत्री आया कासिम बरीद। एक नया प्रधानमंत्री आया कासिम बरीद, और कासिम बरीद के ही कठपुतली बनकर रह गया शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह और इसके जितने भी आगे वंशज आएंगे, 4 शासक और आएंगे आगे, वो भी कासिम बरीद और कासिम बरीद के बेटे अली बरीद के सभी जो है ना कठपुतली बन गए थे। तो बीदर के अंदर मेन जो रूल कर रहे थे वो कासिम बरीद और इसी के वंशज कर रहे थे, बस नाम मात्र बहमनी रह गए थे। एक मैं बात आपको बताना भूल गया महमूद गवां के बारे में। महमूद गवां के बारे में, ये महमूद गवां है ना, 1481 में महमूद गवां को मृत्युदंड दे दिया गया था। मुहम्मद शाह तृतीय के द्वारा महमूद गवां को 1481 में मृत्युदंड दे दिया गया था। एक षड्यंत्र रचा गया इसके खिलाफ और उस षड्यंत्र के तहत इसको फंसा दिया गया और मुहम्मद शाह तृतीय ने इसको मृत्युदंड दे दिया। वो षड्यंत्र ये था कि किसी ने वारंगल के शासक को पत्र लिख दिया कि आप आइए बहमनी पर आक्रमण कर दीजिए, और वो पत्र जो है ना मुहम्मद शाह तृतीय के हाथों लग गया और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पत्र जो लिखा गया है महमूद गवां के द्वारा लिखा गया है, लेकिन महमूद गवां ने नहीं लिखा था। इसके खिलाफ इसी के दरबार में षड्यंत्र लोगों ने रचा और एक पत्र भेज दिया वारंगल में। ठीक है, एक पत्र वारंगल के लिए लिखा कि वारंगल के शासक को एक पत्र लिखा कि आप आइए यहाँ पर हमला कीजिए, और उस पत्र को वारंगल में नहीं भेजा गया और उस पत्र को किसको दे दिया गया, मोहम्मद शाह तृतीय को दे दिया गया और बोला गया कि देखिए महमूद गवां ने ये पत्र लिखा था वारंगल के शासक को और निमंत्रण दिया था उसे कि बहमनी पर आक्रमण कीजिए। तो मोहम्मद शाह तृतीय ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, महमूद गवां को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, एक वफादार प्रधानमंत्री को मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद तृतीय का बेटा था। एक नया प्रधानमंत्री इसने बनाया निजामुल मुल्क, जो 4 वर्षों तक इसका संरक्षण करता रहा। इसके बाद नया प्रधानमंत्री जो आया वो कासिम बरीद आया। कासिम बरीद की ही हाथों की पुतली कठपुतली बनकर रह गया शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। और शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पर जो आपका बहमनी साम्राज्य है इसका पतन होना शुरू हो गया और ये 5 भागों में बट गया था। ये टोटल 5 भागों में आपका बट गया था। ये देखिए मैप। बीजापुर 1489 में ही बट गया था, 1489-90 के आसपास ये बट गया था। उसके बाद बरार भी 1490 में बट गया था। हालांकि बरार ने बहुत पहले ही 1484 के पास ही बरार ने घोषणा कर दी थी कि वो स्वतंत्र है, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र वो 1490 में हुआ था। घोषणा पहले की थी लेकिन स्वतंत्र 1490 में हुआ। तो सभी 5 राज्य जो थे, जो बहमनी के टुकड़े ही हैं, इनमें सबसे पहले गठन किसका हुआ, बीजापुर का, लेकिन घोषणा पहले बरार ने की थी, ये याद रखेंगे। ये गोलकुंडा आप देख रहे हैं, गोलकुंडा 1512 या 1518, कई इतिहासकार बताते हैं 1512 में, कई इतिहासकार 18 बताते हैं। तो 1512 में ये भी स्वतंत्र हो गया था। अहमदनगर 1490 में ही स्वतंत्र हो गया था। तो देखिए शहाबुद्दीन महमूद शाह है ना, 1482 से 1518 तक गद्दी पर बैठा। इसी के टाइम पीरियड पर बीजापुर अलग हो गया, ठीक है, और बरार अलग हो गया और अहमदनगर अलग हो गया। अब बहमनी साम्राज्य बचा ये बीदर और गोलकुंडा वाला इलाका, और बीदर में भी इसने प्रधानमंत्री जो चुन लिया था वो कासिम बरीद को चुन लिया था। तो कासिम बरीद चुन लिया था, तो बीदर वाला इलाका में यही अपने आप को सुप्रीम मानता था, और जो महमूद शाह था और इसके जो बच्चे आएंगे वो सभी कठपुतली रहेंगे। तो बीदर को भी एक तरीके से 1490 में ही स्वतंत्र मान लिया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र वो 1527 में होता है, जब बहमनी के सभी शासक मर जाएंगे। ठीक है, बहमनी वंश के सभी शासक मर जाएंगे, ये याद रखिए आप। तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था।
बीजापुर में जो संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, ये पहले सभी गवर्नर हुआ करते थे। अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहमनी साम्राज्य के जो शासक है कमज़ोर हो चुके हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ही प्रधानमंत्री की कठपुतली हैं, तो अपने क्षेत्र को क्या संभालेंगे। तो बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इस वंश को आदिल शाही वंश कहा गया 1489 में। अहमदनगर में मलिक अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1490 में और इस वंश को निजाम शाही वंश कहा गया। बरार में फ़तेह उल्लाह इमाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1490 में, इमाद शाही वंश कहा गया। और गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1512 या 1518 में, जो भी आप माने। इतिहास का ज़्यादातर तो 1512 पे जाते हैं। 1512 में तो इस वंश को कुतुब शाही वंश कहा गया। और बीदर की जो स्थापना है अमीर अली बरीद अर्थात शहाबुद्दीन महमूद शाह के जो प्रधानमंत्री है कासिम बरीद, उन्हीं का बेटा है अमीर अली बरीद। 1527 में उसने इसकी स्थापना की और बरीद शाही वंश कहलाया। हालांकि 1490 से ही जो बीदर के जो शासक हैं शहाबुद्दीन महमूद शाह, ये कठपुतली बन चुके थे, लेकिन इनके जो 4 आगे शासक आएंगे उनको मरने का इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि ये शाही वंश था, तो ऐसे थोड़ा ना किसी को पद से हटा दिया जाएगा। नाम मात्र से ही सही गद्दी पर इन्हें बैठाया गया और 1527 में अमीर अली बरीद ने स्वतंत्रता पूर्वक गद्दी पर अपना जो है शासन संभाला। तो इसके टाइम पीरियड पर मुख्य रूप से देखा जाए 4 जो राज्य हैं वो अलग हो चुके थे और जो शहाबुद्दीन महमूद शाह का जो क्षेत्र है वो बीदर में ही सिमट कर रह गया था, बीदर में ही। और बीदर में भी मुख्य रूप से इसके प्रधानमंत्री ही हावी हैं। ये तो नाम मात्र का ही गद्दी पर बैठा है बेचारा, ठीक है, ये नाम मात्र का ही गद्दी पर बैठा हुआ है। एक नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने बता दिया, बरार ने 1484 में ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, मगर 1490 में वो स्वतंत्र हुआ था। तो इस तरीके सबसे पहला जो राज्य है बहमनी से अलग होने वाला कौन है, बीजापुर है। और 1518 में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1518 से 1527 तक 4 बहमनी शासक और आए, मगर वो सभी कासिम बरीद के ही कठपुतली रहे और कासिम बरीद के जो पुत्र अमीर अली बरीद है इसी के कठपुतली रहे। अमीर अली बरीद के बारे में मैं आपको बताऊं, जिसने बीदर की स्थापना की थी या बीदर का जो संस्थापक कहलाता है, इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, अमीर अली बरीद को कहा जाता है, ठीक है। तो शहाबुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद जो बहमनी 4 शासक आए वो नाम मात्र के, ये भी सभी कठपुतली थे। किसके कठपुतली थे, अमीर अली बरीद के। अहमद अलाउद्दीन वलीमुल्ला, ये कलीमुल्ला, किसी के बारे में मत याद रखिए, कलीमुल्ला के बारे में याद रख लीजिए कि आखिरी जो शासक है बहमनी का कलीमुल्ला है। 1527 के बाद अमीर अली बरीद ने बीदर में भी एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो बीदर में जो स्वतंत्रता पूर्वक जो वंश चलाया था वो बरीद शाही वंश कहलाया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ये 5 भागों में कैसे बटे, 5 भागों में बटे कैसे। 4 भाग तो शहाबुद्दीन महमूद शाह के टाइम पीरियड पर हो गए थे, इतना बड़ा क्षेत्र था, अलग अलग गवर्नर जो नियुक्त किए गए थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बीजापुर ने अलग घोषणा कर दी, अहमदनगर ने अलग कर दी, बरार ने अलग कर दी, गोलकुंडा ने अलग कर दी, तो बचा बीदर। और बीदर में शहाबुद्दीन महमूद शाह और इसके जो 4 आगे शासक आने वाले हैं वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे, लेकिन काम इनका प्रधानमंत्री जो है कासिम बरीद और उसका बेटा अमीर अली बरीद करेंगे। जब ये सभी शासक मर जाएंगे बहमनी के 1527 में, तो उसके बाद बीदर को भी पूरी तरीके से स्वतंत्र मान लिया जाता है। तो ये है आपका पूरा बहमनी साम्राज्य। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया आपको। इसके बाद जो ये 4 वंश हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, किस किस प्रकार से इन्होंने रूल किया और किस प्रकार से ये मुग़ल साम्राज्य में विलीन हो गए, मुग़ल साम्राज्य ने इन पर अधिकार कर लिया, कैसे कैसे सारी कहानी हम पढ़ेंगे।
ठीक है। चार मीनार की बात आएगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया था, किस शासक के द्वारा, किस वंश के द्वारा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।